आप सबको पता है कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में हैं बड़ी तादाद में, और सुप्रीम कोर्ट जो मानवता की आखिरी मिसाल है दुनिया में, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान में मानव मूल्यों सबसे ऊपर हैं, चाहे मानव न बचे लेकिन मूल्य रहने चाहिए। तो मानव तो घट रहे हैं, मूल्यों के नाम पे आपने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को आप इस तरह से निकाल नहीं सकते, इनका कोई फ्रेमवर्क बनाइए और जब तक उन्हें अपना खिलाइए। दोस्तों, क्या हो अगर भारत में घुसपैठियों को भारत में आने की खुली छूट दे दी जाए और 5 करोड़ से अधिक सभी अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों को भारत में रहने का कानून बना दिया जाए। जरा सोचिए, अगर भारत में सबको गद्दारी करने की खुली छूट दे दी जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा अगर आर्मी का मनोबल तोड़ने वाला कानून लागू कर दिया जाए? इन चारों मुद्दों को और भी गहराई से समझने के लिए आपको पुष्पेंद्र जी द्वारा कही गई हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनना तथा समझना होगा। तभी आप समझ पाएंगे कि आपके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। तो चलिए सुनते हैं राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को। वो 4 मुद्दे क्या हैं? एक, कहा गया कि हम हुकूमत में आएंगे तो जो माइग्रेशन का लॉ है, असाइलम का लॉ है, हम उसे और आसान बनाएंगे। तो अभी तक जो आ रहे थे, अब हम औरों को आने की दावत देंगे, आओ हमारे यहां तो बहुत आसान है। इसका मतलब इस देश के लिए जो बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में रह रहे हैं इलीगल 5 करोड़, जो सुप्रीम कोर्ट मानती है, वो देश के लिए खतरा नहीं है। वो पानी इस देश का पिएंगे, अनाज इस देश का खाएंगे, वो क्राइम इस देश में करेंगे, उनके लिए एक्स्ट्रा पुलिस चाहिए। वो पकड़े जाएंगे तो कहां का एड्रेस बताएंगे, कहां छोड़ा जाएगा, ये इससे मतलब नहीं है। तो आपने कहा कि हम असाइलम का लॉ और आसान बनाएंगे। और आप जेएनयू गए थे, जो लोग भारत के टुकड़े कर रहे थे अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप उनकी सपोर्ट में गए थे कि नहीं गए थे? तो आपने उनके लिए क्या कहा है कि आर्टिकल आईपीसी 124A जो गद्दारी को तय करता है, बोले हम इसको भी डाइल्यूट करेंगे कि अब गद्दारी जो है भारत में सबको करने की आजादी है। तीसरा, जम्मू कश्मीर की स्थिति आप सबको पता है, लीगली क्या कर रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कर रखी है। जम्मू कश्मीर में अगर भारत की माइट या भारत की हुकूमत या भारत राष्ट्र की प्रभुसत्ता को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है, वो आर्मी करती है वहां, क्योंकि बाकी तो है नहीं। बाकी कौन करता है? आपका संविधान तो लागू नहीं होता, ना एंटी करप्शन बिल लागू होता, ना एंटी मिसयूज ऑफ रिलीजियस एक्ट लागू होता, तो वहां तो कोई है नहीं। तो आपकी जो फौज है वो भारत को रिप्रेजेंट करती है वहां। और आप देखा होगा कि किस किस तरीके से वहां के फौजियों पे किन किस झूठे मुकदमे होते हैं। इसी को बचाने के लिए 1992 के अंदर आसपा को लाया गया, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो डिस्टर्ब एरिया में रहेगा। आपने कहा है कि हम आते ही इसको खत्म करेंगे। यानी जो आखिरी उम्मीद है ग्रीन कलर की वर्दी में, जो भारत की माइट को वहां रिप्रेजेंट करते हैं, जो वहां गोली खाते हैं आतंकवादी की और पीछे से गोली खाते हैं हिंदुस्तानी मासूम मुसलमान की, उसको आप हटाना चाहते हैं। आप 35 पे नहीं बोले क्योंकि आपके नाना जी ने दिया था। तो अब जो ढंग की चीज लगी हुई है उसको हटाना चाहिए, जो हटानी चाहिए वो नहीं हटा रहे, जो नहीं हटानी चाहिए उसका वादा कर दिया। तो आप इस पूरे पस मंजर में जरा देखें कि भारत के अंदर किन ताकतों को मजबूत किया जा रहा है। अब तक तो आप खामोशी से करते थे, अब आप खुले रूप में कर रहे हैं, क्योंकि डेस्परेशन है पावर का। तो आपने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया है, हम यही करेंगे। लोगों ने पूछा 35A के बारे में क्या ख्याल है, बोले नहीं वो रहना चाहिए। तो रहना चाहिए तो इसमें नहीं लिखा, क्योंकि मंदिर वालों को भी कुछ वोट चाहिए, तो नहीं लिखा इन्होंने। तो मैं कह ये रहा हूं कि भाई इस देश को बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है। बाहरी ताकतें जो हैं
उनके मंसूबे, उनके टारगेट, उनकी सोच, वो कहां से चलेंगे, कहां जाएंगे, इसमें भारत की सेना सुप्रीम है, सक्षम है, और इससे बड़ी सेना देश में नहीं हो सकती जो अपने टारगेट को जानती हो। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश वॉर में सबको पता होगा, आप लोग सब मुझसे उम्र में बड़े होंगे, बांग्लादेश वॉर में बांग्लादेशी मुसलमान औरतों का रेप वहां की सेना ने क्या कह के कहा। जकी साहब जिंदा हैं, मर गए हैं बेचारे, उनकी किताब है, बैन हो गई है, पूरे पाकिस्तान में उनको आइसोलेट कर दिया गया, वो वहां पोस्टेड थे, उन्होंने सच्ची किताब लिख दी, तो उस आदमी को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना अंधेरे में मार दिया। 50,000 औरतों का रेप ये कह के किया गया कि हमें अपनी इनकी अगली नस्ल बदलनी है। ये सोच है उस आर्मी की। और आपकी आर्मी की क्या सोच है कि जितने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, जितने डिफिकल्ट टेरेन में वो लड़ रही है आतंकवादी से, वो पीछे जो पत्थर मारते हैं कभी बीच बीच में हंस के उनकी तरफ देख लेते हैं। और पत्थर मारने वालों ने आपके फौजी को मार दिया, दुनिया की फाइनेस्ट फॉर्म को इसलिए मार दिया कि वो डिसिप्लिन में हैं। और आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि देखिए आप ये आतंकवादी से लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये जो बच्चे पत्थर मार रहे हैं, अब बच्चे पता नहीं तीसरी क्लास के हैं, चौथी क्लास के हैं, ये बच्चे जो पत्थर मार रहे हैं, ये आप इन पर डायरेक्ट गोली नहीं चला सकते, तो आप ऑल्टरनेट बताइए। तो फिर प्लास्टिक की गोली ढूंढ के लाए वो, फिर कहा गर्म पानी डालिए उनके ऊपर। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, ये पता नहीं इसी दुनिया में रहते हैं, किसी मंगल ग्रह पे रहते हैं। एक भारत का सैनिक विदेशी आतंकवादियों से बॉर्डर पर लड़ रहा है, और भारत के लोग जो भारत के टैक्स पेयर का पैसा खाते हैं और भारत के जीडीपी में 0 कंट्रीब्यूशन है उनका, वो जब सेना पे पत्थर चलाते हैं तो भारत की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, हमें उनके मानवाधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। उन पे प्लास्टिक की गोली चलाओ, उन पे गर्म पानी डालो, उस पे ठंडा पानी डालो, फकत यह है कि आपने कहा कि उन्हें मारो मत। यह मानवाधिकारों का हनन है। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के एनसीआर इलाके में एक आदमी जिसके बारे में कहा जाता है वो बुरा आदमी था, वो बुरा होगा, उसके घर पे कब्जा करने के लिए पुलिस गई, जो उसका आश्रम था। तो जो लोग उस पुलिस का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो उसके अनुयायी थे, गलत और सही बात अलग हो सकती है, वो आदमी अच्छा था बुरा था ये भी अलग हो सकती है, मेरा लिमिटेड पॉइंट है, जिनको रोकना था, न उनके हाथ में बंदूक थी, न डंडा था, न पत्थर था, न कोई बंदूक, कोई पिस्टल थी, वो सिर्फ पुलिस को उस आश्रम में जाने से रोक रहे थे। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। लेकिन डीसीपी ने ऑर्डर दिया, 35 लोगों को पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। हरियाणा के पास राम रहीम नाम का एक आश्रम था, उसमें पुलिस को कब्जा लेना था, लोग निहत्ते थे। राम रहीम क्या था, बुरा था, उसे आप गिरफ्तार करते, लेकिन रोकने वाले आपको हाथ पैर से रोक रहे थे, कोई हथियार नहीं था, लेकिन आपने पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि भाई प्लास्टिक की गोली चलानी चाहिए थी, क्योंकि मरने वाला यहां हिंदू था और मरने वाला वहां मुसलमान था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यह पाखंड है। दोस्तों, जैसा कि आपने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुना, अगर आप भी उनकी बातों से सहमत हैं तो इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आपको पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को कम से कम 5 या 6 लोगों तक तो शेयर जरूर करना है, तभी हम उन ताकतों को रोक पाएंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, 5 करोड़ से अधिक जो घुसपैठिए भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, वो लगातार अपनी आबादी बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आप भी समझ सकते हैं कि आज से 20 या 30 सालों बाद क्या होने वाला है। इसलिए समाज को जागरूक करने के इस अभियान में आप अपना सहयोग अवश्य दें। आपसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए
आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।